नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। आज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि इथेनॉल को बढ़ावा देने की क्या है जरूरत और कैसे इससे खेती किसानी को मिलेगा फायदा। इसके साथ ये भी दिखाएंगे कि मनरेगा के माध्यम से कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के प्रशासनिक सफर पर अध्ययन के लिए दिल्ली में एक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, कृषि को विकास के साथ जोड़ने से ही परिपूर्ण होता है विकास। इस क्षेत्र आज भी है रोजगार का सबसे बड़ा जरिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 का किया शुभारंभ। इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का है प्रस्ताव। देश भर में जल्द हर घर दस्तक महाअभियान की होगी शुरुआत। अब घर पर भी लगेगी वैक्सीन। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने इमरजेंसी कोविड पैकेज और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे मुद्दों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। तमिलनाडु ने केरल सरकार को किया सूचित। कल सुबह 7 बजे मुल्ला पेरियार बांध के स्प्लूएज शटर से छोड़ा जाएगा पानी। इडुक्की जिला कलेक्टर ने कहा, पेरियार ने नदी के किनारे रहने वाले लोग चले जाएं अस्थायी शिविरों में। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के प्रशासनिक सफर पर अध्ययन के लिए दिल्ली में एक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अमित शाह ने कहा कि कृषि को विकास के साथ जोड़ना चाहिए, तभी विकास परिपूर्ण होता है और हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार का जरिया आज भी खेती किसानी ही है और सरकार ने स्वामीनाथन आयोग को लागू करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। साथ ही पीएम सम्मान निधि से भी देश के किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को उनकी जो एमएसपी है उसको उनके खर्च से 50% ज्यादा तक ले जाने का काम किया और इस देश के सारे किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं। अब मुझे कई लोग कहते हैं 6,000 रुपये में क्या होगा। मैं हंसता हूं उनके सामने, क्योंकि भैया तेरे लिए 6,000 रुपया एक डिनर की कॉस्ट है। मैं समझ रहा हूं आप ये जो सवाल मुझे किसानों के हमदर्द बनकर पूछ रहे हो। इस देश में 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1.5 एकड़ से कम भूमि है और 1.5 एकड़ की खेती के लिए इसकी इनपुट कॉस्ट 6,000 से ज्यादा नहीं है। तो पूरी इसकी इनपुट कॉस्ट मोदी जी भेज रहे हैं। इन लोगों ने ऋण माफ करने की व्यवस्था की डिमांड की और व्यवस्था करते थे। हमने ऋण न लेना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में इथेनॉल से देश में और आगे बदलाव लाने की जरूरत है। हम लगातार ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ गन्ना ही नहीं, मक्का, धान और बहुत सी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में किया जाए। हमें इथेनॉल में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमारे शुगर मिल में जो मोलाइसेस निकलता है, जिसको हम शीरा कहते हैं, उससे बायो इथेनॉल बनता है और आज बड़े प्रमाण पर 150-200 फैक्ट्री है। और देश में अभी हमारे यहाँ पेट्रोल में हमने करीब 22% इथेनॉल डालने का तय किया है, पर हमारे पास 5% इथेनॉल अवेलेबल है। 5% यानी 465 करोड़ लीटर। अगर ये हम 20% अगर डालेंगे पेट्रोल में तो हमें कम से कम लगेगा 2,000 करोड़ लीटर। तो आज देश में अभी नई 250-300 नई इथेनॉल की फैक्ट्री आ रही है और जो इसका इथेनॉल बनाएगी वो निश्चित रूप से भारत सरकार 5 साल का जैसा पावर परचेस एग्रीमेंट है वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट करके खरीदने के लिए तैयार है। पर हमारी अड़चन ये है कि हमारे पास शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस। कॉर्न का भाव एमएसपी ये हमारी करीब मार्केट एमएसपी जो प्राइस है उससे भी कम प्राइस आज कॉर्न की हुई है, इसलिए कॉर्न से इथेनॉल बना सकते हैं। हमारे पास 350 लाख टन राइस पड़ा हुआ है
ये साउथ अफ्रीका में हम 14 और 15 रुपए में लो क्वालिटी का राइस खरीदी करके बिहार और बंगाल से बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये राइस हमारे पास सड़ा हुआ पड़ा हुआ है बहुत, हम उससे इथेनॉल बना सकते हैं। हम कोई भी फूड ग्रेन से अब इथेनॉल बना सकते हैं। और अब बात करेंगे कोविड की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 17,095 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,60,979 हो गई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.19% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.25% हो गया है। और तमिलनाडु ने केरल सरकार को सूचित किया है कि कल सुबह 7 बजे मल्लापेरियार बांध से स्प्लूएस शटर से पानी छोड़ा जाएगा। केरल के सिंचाई मंत्री रोशी ऑगस्टाइन ने एक फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि जलाशय में जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो पानी छोड़ा जाएगा। रोशी ऑगस्टाइन ने कहा कि इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। इडुक्की जिला कलेक्टर ने पेरियार नदी के किनारे रहने वाले लोगों से कहा है कि वे अस्थायी शिविरों में चले जाएं। बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में कल शाम से भारी बारिश हो रही है, जिससे मुल्ला पेरियार जलाशय का जलस्तर लगभग 138.5 फुट तक बढ़ गया है। और केंद्र सरकार ने देश के किसानों के कृषि उत्पादों का हवाई सेवाओं के जरिए सुगम परिवहन सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। इसी क्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की। योजना का मकसद किसानों के जल्द खराब होने वाले सामानों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर अन्नदाता को आर्थिक मुनाफा दिलाना है। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए खेत से बाजार तक यातायात संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कृषि उड़ान 2.0 कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसानों के हित में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 स्कीम की शुरुआत की है। हमारी यही कोशिश है कि जो आम किसान है उसकी केवल आमदनी न बढ़े, पर आमदनी बढ़ने के साथ साथ वो वैल्यू चेन के प्रोसेस में भी आगे बढ़ पाए। योजना के तहत 53 से अधिक एयरपोर्ट से किसानों के सामान की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कृषि उड़ान योजना 2.0 के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज में पूरी छूट देगा। कृषि उड़ान बेनिफिट है फार्मर के लिए। हनी प्रोडक्ट्स है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, वो सब भी कर सकते हैं इसके अंदर। उत्पाद होता है फार्म का, ज़्यादातर वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी नहीं होने की बजाय फार्मर के पास ही वेस्ट हो जाता है। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उसके लिए एयर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरतलब है कि फरवरी 2020-21 के आम बजट में उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत अंतर्राज्यीय उड़ानों में कृषि उत्पादों का परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कृषि उड़ान 1.0 और अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कृषि उत्पादों का निर्यात सुगम करने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की गई है। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने का माध्यम बनी कृषि उड़ान योजना से 8 सरकारी मंत्रालय जुड़े हैं, जो किसानों को मूल्य श्रृंखला में आगे ले जाने, उनकी आय बढ़ाने और उन्हें अपनी उपज को समय पर बाजार तक ले जाने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों के कृषि उत्पादों को खेत से बाजार तक जोड़ने के लिए एक और जहां सड़क और जलीय मार्ग के संस्थागत विकास पर ध्यान दे रही है, वहीं कृषि उड़ान 02 जैसी हवाई सेवाएं शुरू कर किसानों के कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई सेवाओं के जरिए सस्ती दर पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की इस पहल से एक और जहां किसानों को उनके कृषि उत्पादों के वाजिब दाम मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, दिल्ली।
और अब बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा जहां एक ओर स्थानीय लोगों को, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकास में भागीदार भी बना रहा है। एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का मिश्रिख जो ब्लॉक है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उन्होंने गांव में एक ऐसा पार्क बनवा लिया जिससे आज वो पार्क जो है आसपास के लोगों के लिए, आसपास के गांवों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि किसान सिर्फ खेती ही नहीं, खेती के साथ भी छोटा मोटा कारोबार करें ताकि उनकी आर्थिक आय बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा एक ऐसी ही योजना है जो स्थानीय स्तर पर अनस्किल्ड लेबर को रोजगार देने का काम करती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मनरेगा योजना रोजगार देने के साथ ही पंचायती क्षेत्रों को खूबसूरत बनाने का भी काम कर रही है। यह है सीतापुर जिले के मिश्रिख ब्लॉक का एक गांव और इस गांव में यह खूबसूरत पार्क। इस खूबसूरत पार्क ने गांव की तस्वीर बदल दी है। बच्चों को एक जगह मिल गई है खेलने की, बुजुर्गों को टहलने की और पक्षियों को यहाँ के पेड़ों पर चहचहाने की। और ये सब हुआ मनरेगा योजना के माध्यम से। और क्या है मनरेगा मजदूरों ने? मनरेगा योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी गांव में श्रमिक हैं, हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको हम और उनकी मांग के आधार पर जब उन्हें काम की ज़रूरत है, हम उनको वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ अस्थायी परिसंपत्तियों का गांव स्तर पर सृजन भी हो। तो अस्थायी परिसंपत्ति में हम लोगों ने अभी एक नया कॉन्सेप्ट, गांव में जनरली खेल का मैदान या पार्क की सुविधा नहीं होती है, ये नरेगा का अनुमन्य कार्य है। तो हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पर विकासखंड मिश्रिख की ग्राम पंचायत बर्मी है, वहाँ खेल मैदान के साथ साथ एक पार्क का भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। आज ये गांव पूरे जिले की पहचान बनता जा रहा है। मनरेगा योजना ने गांव के सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया और अपने ही गांव को खूबसूरत बनाने का मौका भी दिया। सीतापुर जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे ही और भी पार्क बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है ताकि स्थानीय किसानों और मजदूरों को भी इस बदलाव का सहभागी बनाया जा सके। गांव से सबसे बड़ा फायदा ये है हमारे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे यंग हों, सभी को एक तो प्रकृति का अच्छा माहौल मिल रहा है यहाँ पे। कि आजकल जो है सुबह मॉर्निंग में जो सब लोग निकलते हैं यहाँ से, अच्छी जो छोटी छोटी बूंदें जो ओस की पड़ती हैं, उससे जो नंगे पाँव पे टहलते हैं सभी बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग, तो उससे जो स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। ये पार्क सिर्फ एक गांव के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव के लोग यहाँ घूमने आते हैं। कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर ऐसे ही विकास के काम होते रहें तो ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मनरेगा योजना ने इस गांव का रूप और रंग बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये जरूरत है कि ऐसे ही आदर्श पार्क मनरेगा श्रमिकों के माध्यम से दूसरे गांव में बनाए जाएं ताकि रोजगार का सृजन हो सके और स्थानीय किसानों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सके। यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारी बहनें आती हैं टहलने के लिए, सुरक्षित हवा मिलती है, स्वस्थ रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए और यहाँ पे टहलने वाले बूढ़ बुजुर्ग सब आते हैं। अच्छा यहाँ पे लगता है। मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार का लक्ष्य है ताकि गांव के लोग खुद अपने ही गांव के विकास में भागीदार बन सकें। इससे जहां उन्हें ग्रामीण भागीदारी का साझेदार बनने का मौका मिलता है, वहीं आर्थिक आय भी बढ़ती है। नवादिश मेहदी के साथ सीतापुर से दीपक की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में बाढ़ की स्थिति से लोग बहुत परेशान हैं। गोंडा जिले के कई गांवों में मवेशियों के लिए चारे पानी की भी दिक्कत हो रही है। यहाँ बाढ़ की स्थिति भैया इतनी गंभीर है कि रहना दुश्वार है, घर से निकल नहीं मिल रहा है। अच्छा, सड़क के किनारे तक पानी है। पीछे आप देखिए सारा ये प्लाटिंग हो चुका, सारा इलाका भरा पड़ा है। बड़ी दुर्गति है भैया, यहाँ आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ, फसलें भी सब डूबी हुई, फसलें सब डूबी हुई है भैया, बहुत नुकसान हुआ है। गाय भैंसों को चारा नहीं मिल रहा। बाढ़ के पानी भैया उत्तराखंड और नेपाल ने छोड़ दिया है। अब इससे हम लोगों का ज्यादा नुकसान हो गया। ये छप्पर हमारा देखिए सब गिर गया, पूरा मकान गिर गया, छप्पर का बना था भैया। अच्छा। ये सब इसी में गिर गया है। इस बीच अब राहत की खबर यह भी आ रही है कि केंद्रीय जल आयोग के संजय कुमार ने यह भी बताया कि सरयू नदी में धीरे धीरे जलस्तर अब लगातार कम होता जा रहा है। अभी भी खतरे के निशान से नदी 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन मध्य रात्रि से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है नदी। प्रतिदिन नदी घटते रहेगी। फिलहाल अभी अब ऐसा कोई दिक्कत की खतरे की कोई बात नहीं है।
तो निरंतर नदी प्रतिदिन घटेगी। अभी 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर घट रही है, लेकिन कल से हो सकता है कि घटने की रफ्तार और तेज हो जाए। बढ़ने का क्या रीजन था? बढ़ने का रीजन उत्तराखंड में निरंतर जो 3 दिन बारिश का अलर्ट था, इसी वजह से नदियों में पानी बढ़ा, पानी छोड़ा गया। जी। और हरियाणा के रोहतक में किसानों का कहना है कि धान की फसल बेचने के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक किसान ये भी बताया कि फसल बेचने के लिए यहाँ मंडी में 3 से 4 दिन रुकना पड़ रहा है। वहीं राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सहायक सचिव प्रमिला ने बताया कि अब तक 60,360 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। अभी तक मंडी में पीआर धान आया है करीब, जिसकी सरकारी खरीद है, वेयर हाउस के द्वारा उसकी खरीद की जाती है 60,360 क्विंटल। और बाजरा जो प्राइवेट बिक रहा है वो आया है करीब 15,324 क्विंटल। ठीक है जी। और लगभग पीआर जो है 54,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। खरीद को लेकर किसानों की ज़्यादातर दिक्कत आती है पंजीकरण के संबंधित। जैसे पंजीकरण में भाई उनका पास नहीं है तो वो पता करने आते हैं कि भाई हमारा इतना क्विंटल का गेट पास निकला है, वो किस कारण से निकला है, तो उनको बता दिया जाता है। ये किसान सहायता केंद्र बनाया हुआ है यहाँ पे, ये ऑक्शन हॉल में। यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर लगा रखा है प्रॉपर। उसको जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत होती है हम वहाँ पे भिजवा देते हैं और उनकी प्रॉपर सोल्यूशन भी करवाते हैं। और लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने माटी कला मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मेला का मकसद आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है। उद्देश्य एक है, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और इसी को लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2018 से ही योजनाएं लेकर आए हैं, जिसके अंदर एक माटी कला बोर्ड भी, खादी के बोर्ड के तहत हम लोग ने इसका भी बोर्ड बनाया हुआ है, माटी कला बोर्ड। और माटी कला बोर्ड ने पिछले साल भी एग्जीबिशन लगाया। उत्तर प्रदेश के अनेक जो छोटी छोटी मिट्टी से बनाते हैं उनकी प्रदर्शनी थी, वो कुछ दिन की थी। दिवाली के पहले 1 करोड़ 60 लाख की उसमें सेल हुई उनकी। और इस दफ़े हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दफ़े ज़्यादा है, 3 से 4 करोड़ की सेल होएगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। तो मंडी भाव में यह बताया जाता है कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में क्या क्या है भाव, ताकि किसानों को यह पता चलता रहे और उन्हें जहां अच्छी कीमत मिल सके वो वहां जाकर बेच सकते हैं। देश भर में इन दिनों रबी चने की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चने के रकबे में अब तक 1 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में चने की बुआई 2,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान चने की बुआई का रकबा 3,88,000 हेक्टेयर रहा था। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 25 अक्टूबर को चने का भाव था 4,725 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 565 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,160 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 25 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,600 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए पर हुए। इसी तरह दादरी मंडी में 25 अक्टूबर को चने का भाव था 5,970 रुपए। 26 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 5,930 रुपए हो गया। गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को चना बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,880 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो पीलीभीत मंडी में चने का भाव रहा 5,740 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 5,760 रुपए। वाराणसी मंडी में चना 5,870 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बस्ती मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,740 रुपए पर हुए।
बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। गेहूं के रकबे में अब तक 6000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 1000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 7000 हेक्टेयर रहा था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 85,603 करोड़ 57 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है और इससे लगभग 49,20,000 किसान लाभान्वित हुए। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की चोटिला मंडी में 25 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,050 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके भाव में 55 रुपए की तेजी आई और भाव 2,105 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 25 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 1,420 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदों में 132 रुपए का उछाल आया और भाव 1,552 रुपए हो गया। हालांकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 26 अक्टूबर को गेहूं 2,040 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 25 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,940 रुपए। 26 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,940 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो हरदोई मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,840 रुपए। पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,955 रुपए। गाजीपुर मंडी में धारा गेहूं 1,850 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही वाराणसी मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1,850 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। तो ये खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।